हालिया अरसे में चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे रेड बॉल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर कारकर्दगी कुछ उतार चढ़ाव का शिकार रही है। और ऐसे में मुल्क में और मुल्क से बाहर टीम की कारकर्दगी को लेकर क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का सामना भी है। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं और 3 मई तक ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के दौरे में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचों की सीरीज़ के लिए अंडर द कैप्टनसी शान मसूद 16 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान किया। और इस टीम के ऐलान के बाद कुछ मिले जुले से तासुरात हैं। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि इस टीम की बागडोर जो है वो 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद साहब को दी गई है। और उनके लिए बॉलिंग कोच की हैसियत से टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल और बैटिंग कोच की हैसियत से टेस्ट बैट्समैन असद शफीक जो हैं वो जनाब आपको एक्शन में दिखाई देंगे। लेकिन कप्तान शान मसूद को अगर मैं कहूँ कि एक और लाइफ लाइन मिली है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी कप्तानी में हालिया अरसे में टीम की कारकर्दगी तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट में कुछ इतनी अच्छी रही नहीं है। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, तो अब देखना यह है कि शान मसूद इस मिलने वाले मौके से किस हद तक फ़ायदा उठाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन पहले अगर एक नज़र डाल लें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 16 अरकान पर मुश्तमिल टीम पर, तो शान मसूद इस टीम में शामिल हैं और 4 ओपनर्स इस टीम में शामिल किए गए हैं। शान मसूद मुमकिन तौर पर जो हमारे पास इत्तलात हैं वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अब्दुल्ला फजल जिन्होंने स्टेट बैंक के लिए डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट कप 2026 में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको मौका मिला है। अम्माद भट्ट साहब जो कि 66 फर्स्ट क्लास मैच खेलने का तजुर्बा रखते हैं, 31 साल उनकी उम्र है, सियालकोट रीजन से उनका ताल्लुक़ है। प्रेसिडेंट कप में उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको टीम में मौका मिला है। और मैं ये बताता चलूँ कि ये वो अम्माद भट्ट हैं जो 2016 में जब सरफराज ने बतौर T20 कैप्टन ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ डेब्यू किया था, तो ये उस टीम में भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं हैं। अज़ान अवैस साहब को पहली बार पाकिस्तान से खेलने का मौका मिला है। उसके अलावा टेस्ट फास्ट बॉलर हसन अली हैं, बाबर आज़म हैं, इमामुल हक का उनको भी कहेंगे कि जनाब एक सुनहरी मौका मिला है। मोहम्मद अब्बास हैं, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं, गाजी गौरी उनके डेपुटी होंगे, नुमान अली हैं, उसके साथ साजिद खान हैं और सलमान अली आगा हैं T20 टीम के कैप्टन, सऊद शकील हैं नाइब कप्तान और शाहीन शाह आफरीदी को टीम में रखा गया है। अब इस टीम पर तनकीद क्यों हो रही है, पहले वो बात कर लेते हैं आपसे। इस टीम पर सबसे पहले जो तनकीद की जा रही है वो असद शफीक को लेकर की जा रही है, जो कि सिलेक्शन कमेटी में भी हैं, अब टीम के बैटिंग कोच भी बन गए हैं। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी देख रहे हैं। उसके अलावा वो ख़वातीन क्रिकेट की सिलेक्शन में भी शामिल हैं। ये तनकीद क्यों हो रही है असद शफीक के ऊपर? उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो वाइट बॉल और टेस्ट टीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी सबके सामने है। ख़वातीन क्रिकेट जिसको फ़िलहाल वहाब रियाज साहब लुक आफ्टर कर रहे हैं, वहाँ पर भी टीम की कारकर्दगी सबके सामने है। तो असद शफीक को अब एक और ज़िम्मेदारी दी गई है, तो इसलिए आवाज़ें उठ रही हैं। उमर गुल साहब को मौका मिला है, पहली बार नहीं आए, माजी में भी रहे हैं। सरफराज अहमद उनका जो सबसे बड़ा हवाला है वो 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी है, बट एक रिस्पेक्टेबल नेम है पाकिस्तान क्रिकेट में, और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे शायद किसी को कोई इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं है। एतराज़ है तो इस बात का है कि सरफराज अहमद जो कि इस टीम के साथ जो रवैया उनके साथ रखा गया, उनको ड्रॉप किया गया, उनको टीम के साथ रखकर पानी पिलाते रहे, फिर उनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा, उन्होंने जिन खिलाड़ियों को अपनी कप्तानी में ग्रोम किया, उनको आगे लेकर आए, उन्हीं खिलाड़ियों ने जनाब उनका पत्ता साफ़ कर दिया। और अब उन्हीं सरफराज अहमद को इसी पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में जो है एक और बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो सवाल यह है कि वो सरफराज जिनके साथ ड्रेसिंग रूम में सौतेली माँ का इन खिलाड़ियों के साथ सलूक किया गया है, एक बार फिर उनके इंचार्ज के तौर पर जो है सरफराज अहमद को एक ज़िम्मेदारी दी जा रही है। तो ये एक सवाल है। और दूसरा, इस टीम के सिलेक्शन के ऊपर जो गुफ्तगू की जा रही है, और डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर इस टीम में वापस आए हैं, और ख़ास तौर पर 33 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अज़ान अवैस
जो कि 2 फर्स्ट क्लास सीज़न में 2600 से ज़्यादा रन कर चुके हैं, 10 सेंचुरियाँ जिनके क्रेडिट पर हैं। उसके अलावा जो है वो अम्माद बट, शायद बहुत सारे लोग बतौर ऑलराउंडर उनकी टीम में सिलेक्शन के हक़ में नहीं है, बट मेरे ख्याल में 66 फर्स्ट क्लास मैच, 11 साल का फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तजुर्बा, आई थिंक मेरा ख्याल है इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जनाब फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2026 के सीज़न में कराची रीजन के लिए 1000 रन स्कोर करने वाले मिर्ज़ा साद बेग 4 सेंचुरियों की मदद से उनके ऊपर जो है वो गाजी गौरी को फ़ौक़ियत दी गई है। कराची किंग के लिए खेल रहे हैं मिर्ज़ा साद बेग। उनसे लास्ट मैच में कराची किंग ने विकेट कीपिंग भी कराई, आज़म खान से ग्लव्स निकलवाए। बट पहला सवाल यही है कि वो विकेट कीपर की हैसियत से जो है वो किंग्स के लिए नहीं खेल रहे, तो आप उनको पाकिस्तान से कंसिडर कर रहे हैं। अब उनका मुकाबला किससे है जनाब? उनका मुकाबला था गाजी गौरी के साथ, और गाजी गौरी ने सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेला कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का, और उसकी वजह एक तो वो अनफिट थे, दूसरा उनको पाकिस्तान शाहीन से बुलाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाजी गौरी जो हैं वो सिर्फ सरफराज अहमद की जो टीम के हेड कोच हैं उनकी पसंद पर टीम में शामिल किए गए हैं। गाजी गौरी को जब जहां मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। प्रेसिडेंट कप डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट स्टेट बैंक के लिए खेले और उन्होंने 7 मैचों में 2 सेंचुरियों के साथ 531 रन स्कोर किए। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि जनाब ये ऊपर से लैंड कर रहे हैं, ये पर्ची प्लेयर हैं। हाल ही में उन्होंने वनडे डेब्यू किया शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में बांग्लादेश में। अच्छा जी, उसके अलावा जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि 4 ओपनर्स इस टीम में शामिल हैं। इमामुल हक भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, अब्दुल्ला फजल भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, अजान ओवैस भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं, और शान मसूद भी बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। बट शान मसूद को मैं ओपनर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो नंबर 3 पर खेलेंगे, जो मेरे पास इत्तलात हैं। अजान ओवैस 5वें नंबर पर है जनाब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। मिर्ज़ा साद बेग ने 1000 रन किए, शामिल हुसैन ने 899 रन किए, शाहजेब ने 838 रन किए, और साद खान ने 9 मैचों में 837 रन किए। इन चारों को नज़रअंदाज करके मौका मिला है अजान ओवैस को। 22 साल के हैं, सियालकोट रीजन से उनका ताल्लुक़ है। 10 मैचों में उन्होंने 3 सेंचुरियों के साथ 803 रन स्कोर किए, और इनको जो टीम में शामिल किया गया है उस पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। बट अगर मैं इनकी बात करता हूं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 सीज़न की इनके पीछे परफॉर्मेंस है, और 10 सेंचुरियों के साथ 2600 समथिंग रन इनके क्रेडिट पर हैं। तो अजान ओवैस के ऊपर ये कहना कि जनाब उनको बिल्कुल बहुत सारे लोगों को नज़रअंदाज करके लेकर आएँ, आई थिंक ये एक अच्छा सिलेक्शन है। स्पिन बॉलिंग में हम 2 तजुर्बेकार खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं, साजिद के साथ, नोमान के साथ। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बार फिर परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो रही है तो मुल्तान रीजन के 33 साल के बाएं हाथ के स्पिनर हैं अली उस्मान। 8 मैचों में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 48 उन्होंने आउट किए। बट फिर मसला वही आ गया कि आपने जनाब उनको इसलिए नहीं लिया कि नुमान अली आपकी लाइनअप में शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग में हम 4 फास्ट बॉलर बांग्लादेश लेके जा रहे हैं। अम्माद बट बतौर ऑलराउंडर जा रहे हैं, मोहम्मद अब्बास आए हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हसन अली हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची रीजन के लिए 9 मैचों में 47 आउट करने वाले साकिब खान को यहाँ पर हमने जो है वो नज़रअंदाज किया है। प्रेसिडेंट कप में हमने मोहम्मद हमजा सोहेल 7 मैचों में 47 और शहजाद गुल 6 मैचों में 35 विकेटें हासिल करने वाले, इनको नहीं लेकर जा रहे हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश में हम एक्सपीरियंस को जो है वो फ़ौक़ियत दे रहे हैं। राय हो सकती है किसी की, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर किसी के साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हुई है तो साकिब खान होने चाहिए थे यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल्ला फजल, जिनको रावलपिंडीज़ के लिए PSL में बार बार कहने के बावजूद टॉप ऑर्डर में रिजवान ने मौका नहीं दिया। उन्होंने जनाब प्रेसिडेंट कप में स्टेट बैंक के लिए 7 मैचों में 2 सेंचुरी के साथ 622 रन स्कोर किए। उनको बड़ा प्रेस किया जा रहा है, बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर उनको कहा जा रहा है। हमने लास्ट सीरीज़ जो है वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेली थी, और उस सीरीज़ के बाद हमारी टीम में जिन खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया उनमें जनाब अब्दुल्ला शफीक हैं, आउट ऑफ कलर, बिल्कुल आसिफ अफरीदी हैं, अबरार अहमद हैं, और कामरान गुलाम और रोहेल नज़ीर। 2 प्लेयर बल्कि 3 प्लेयर। आसिफ अफरीदी को आपने जनाब लिया, उन्होंने डेब्यू पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया,
39 साल की उम्र में आपने उनको खिलाया, बट दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर उनको बाहर कर दिया गया। अबरार अहमद, आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि इस खिलाड़ी के साथ पता नहीं क्या मसला है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यू भी किया था और मैंने पूछा यही था कि यार जब दिल चाहता है आपको ड्रॉप कर देते हैं, और अब उनको यहाँ पर ड्रॉप करना शायद लग रहा है टीम मैनेजमेंट को कि बांग्लादेश जो है वो टॉप ग्रीन विकेटें नाहिद राना और शरफुल इस्लाम और मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ हमें हैंडल करने के लिए बनाएगी, तो शायद इसलिए हमने स्पिनर्स के ऊपर बांग्लादेश में ज़्यादा इन्हिसार नहीं किया। और हमको लगता है कि अगर हमने अपनी लाइनअप में 2 स्पिनर रखे तो वो साजिद और नोमानी हो सकते हैं। 4 डेब्यूटेंट अनकैप्ड प्लेयर हम लेकर जा रहे हैं यहाँ पर। उनमें अब्दुल्ला फ़ज़ल हैं, उनमें अज़ान ओवैस है, गाज़ी गौरी हैं और अम्माद भट्ट हैं। तो एक मिला जुला सा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर टीम के सिलेक्शन के ऊपर लोगों की राय है। सरफराज अहमद को मौका मिला है और इतना आसान नहीं होगा सरफराज के लिए, और ये बात उनको भी नज़र आ रही है। और उनको बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा। जो बतौर कप्तान उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको सोचना होगा कि जनाब वो गलतियाँ उन्होंने अब अपने एक नए दौर में नहीं करनी। एक नए इनिंग की वो शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों का कहना ये है कि सरफराज के पास तजुर्बा ज़रूर है, बट कोचिंग का उनके पास कोई तजुर्बा नहीं है। इवन आखिरी फर्स्ट क्लास सीज़न जो 2026 में हुआ है, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का एक मैच भी खेले हैं, और सिर्फ चंद हफ्ते पहले उन्होंने बतौर कोच इस टीम को लीड करने से पहले जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये पहली बार नहीं हो रहा। माजी में लेजेंड जावेद मियांदाद क्रिकेट छोड़कर उन्हीं खिलाड़ियों के साथ बतौर कोच ड्रेसिंग रूम में आए जिनके साथ वो खिलाड़ी की हैसियत से खेल रहे थे। फिर मिसबाउल हक का हम तजुर्बा कर चुके हैं चंद साल पहले, और वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था इस एतबार से कि हमने उनको बैटिंग कोच भी बनाया, सेलेक्टर भी बनाया, उनको हेड कोच भी बनाया। वो तजुर्बा बाय द वे नाकाम हो गया। तो सरफराज आए हैं, और रोहिल नज़ीर के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा। वो टीम के साथ रहे और अब उनको नज़रअंदाज करके गाज़ी गौरी को लेकर आए हैं। गाज़ी गौरी में बड़ा टैलेंट है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। और सबसे बढ़कर जो हेड कोच विकेट कीपर सरफराज अहमद हैं, एक आम तासुर यही है कि वो गाज़ी गौरी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और अगर गाज़ी गौरी को टेस्ट डेब्यू बांग्लादेश में कराया गया तो ये मेरे लिए कुछ हैरान होगा नहीं। लेकिन रोहिल नज़ीर को मैं अनलकी ही कहूँगा कि वो खिलाड़ी पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन रहा, काफ़ी अरसे से वो जनाब पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करता रहा, लेकिन जब अब उसके खेलने की बारी आई है तो रोहिल नज़ीर जो है वो लाइन तोड़कर आगे आए हैं। और सिर्फ रोहिल नज़ीर के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जनाब मैं अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर किसके कंधे पर सर रख कर रोऊं। ओवरऑल इस टीम से ज़्यादा कुछ उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम होम ग्राउंड पर टफ टाइम देगी, बट एक नई शुरुआत कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं सरफराज अहमद को, टीम पाकिस्तान को।